बना, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। क्या हो बेटा, बैठ जाइए। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो सिस्टम चल रहा है वो लोगों के थ्रू चल रहा है। समझ में आ रहा है? लोकतंत्र यानी लोगों के थ्रू जो सिस्टम चल रहा है। यानी यहाँ पे मैं बात करूँ वोटिंग राइट्स है हमारे, क्या है? वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स है हमारे पास। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, ये सिविक्स में पढ़ा था बैठ। एडल्ट फ्रेंचाइजी वो होती है बेटा एडल्ट, जिसमें 18+ क्या देते हैं? वोट देते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसमें 18+। शादी के लिए कितनी एज चाहिए होती है? नहीं बिटिया, अब 21 हो गई है, यानी कि शादी ज्यादा मुश्किल है, देश थोड़ा आसान है। वोट देने के लिए आज भी आपको कितनी एज चाहिए? 18। लेकिन शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की एज इक्वल हो गई है। कितनी हो गई है? 21। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंडिया में हाईएस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है? केरला। और सबसे लोएस्ट में? बिहार। हायर लिटरेट और लोअर लिटरेट, ठीक। केरला और बिहार को ज्यादा आसान है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं अगर बात कर रही हूँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ डेमोक्रेसी है? बिल्कुल, क्योंकि हम वोट देते हैं, हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर मैं कहूँ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे? नहीं, 7। एक राइट था प्रॉपर्टी का राइट, लेकिन जरूरी नहीं कि हर के पास प्रॉपर्टी हो, हाँ? क्योंकि बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं, कुछ लोगों के घर नहीं होते, तो क्या वो इंडियंस नहीं हो सकते? तो प्रॉपर्टी का राइट जो है, इस राइट्स को बाद में हटा दिया गया। आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब लिखा गया, कब लिख के तैयार हुआ? 1000। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के रेडी हुआ है वो 26 नवंबर 1949, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। लेकिन ये डिक्लेयर किस दिन हुआ है? जिसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। पता है, जब मैं छोटी थी तो सोचती थी 26 जनवरी को आधा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त को पूरा। हाँ? फिर बाद में मैंने जब पढ़ा स्कूल जाने लगी तो अच्छा पता चला नहीं 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ठीक। तो मैं बात करूँ 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। 26 जनवरी 1950 डिक्लेयर हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। क्लियर? अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो बन गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट किस ईयर में बने थे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट कब बने थे? 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हो गया था। 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ है, 26 जनवरी, इसके 2 महीने बाद ही इसे प्रेजेंट कर दिया गया पब्लिक के सामने, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया। क्लियर? डेमोक्रेसी लोगों का तंत्र यानी लोकतंत्र, जिसमें पब्लिक रूल कर रही है। हमारे यहाँ किंग कौन है? हम इंडियंस। इंडिया में किंग कौन है बेटा? इंडियन से इंडिया के किंग है नेहरू ने एक बहुत प्यारी सी लाइन कही थी कि भारत सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों से बनता है। यहाँ की दीवारें, यहाँ का कल्चर वो अलग चीज़ है, और यहाँ की ज़मीन, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ की और भी जितनी कल्चरल चीज़ें वो अलग
अलग चीज है, लेकिन इंडिया अगर बनता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था इंडिया बनता है इंडियन से। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैंने शायद पहले भी बताई है कि इंडिया में जो लोग रूल कर रहे थे बेटा, ब्रिटिशर्स, वो हमारे पॉजिटिव वे, हमारे डेवलपमेंट के लिए रूल नहीं कर रहे। या मैं उनसे पहले बात करूं जो मुगल रूल कर रहे थे, वो तो यहीं के थे, यहीं पे मतलब बाहर से आए लेकिन यहीं पे जाके बस गए, यहीं के हो गए। लेकिन वो जो चला रहे थे वो शरीयत बुक थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। डेमोक्रेसी कब बनी, कब स्टार्ट हुई? तो ये माना जाता है 1947। डेमोक्रेसी कब? 1947, जब हम आज़ाद हो गए। इससे पहले क्या चल रहा था? अगर मैं बात करूँ, ब्रिटिशर रूल था, उनकी एक्ट वगैरह, रॉलेट एक्ट जब पढ़ेंगे आगे, ये सब चीज़ें आ रही थी, चार्टर्ड एक्ट जितने उनके थे वो सब चीज़ें आ रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ डेमोक्रेसी क्यों बनी, नीड, वाई, क्यों और क्या ज़रूरत थी। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं और मैं भी दूंगी, वाई और इसकी नीड क्या है, मतलब क्यों और ज़रूरत, मतलब क्यों बनी तो ये तो है, और ऐसी ज़रूरत क्या आ गई कि इसको बनानी पड़ी। हमें इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है। इंडिया कौन सी कंट्री है? डेमोक्रेटिक, जहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पब्लिक का रूल है। ऐसा क्या हो गया? अगर मैं बात करूँ, जब यहाँ पे नॉन मुस्लिम रूल कर रहे थे तो यहाँ पे रूल किसके हिसाब से चल रहा था? वेदों के हिसाब से। वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ मनुस्मृति, मनुस्मृति एक बुक थी। कौन जानता है मनुस्मृति के बारे में? बताओ। मनु नाम का एक ब्राह्मण था, ये कहा जाता है, और उसने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या दिया उसने? मनुस्मृति। पीछे मनुस्मृति नाम की एक बुक लिखी गई, और इसे किसने लिखा? मनु नाम के एक ब्राह्मण ने लिखा। मनु, मनु, मनुस्मृति, मनुस्मृति नाम की एक बुक लिखी गई, जिसको लिखा किसने? मनु नाम के एक ब्राह्मण ने लिखा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बुक को कैसे लिखा गया, क्या डिजाइन किया गया, और अगर डेमोक्रेसी ना होती तो हमारा हाल कितना खराब हो जाता। अगर हम मनुस्मृति के हिसाब से चलते, मनुस्मृति में क्या लिखा है कि 4 वेदों में जो लिखा है उसमें भी ये लिखा, कम्युनिटी कितनी बताई उन्होंने। उस टाइम तो मुस्लिम नहीं थे कि मनुस्मृति मुसलमानों के लिए कुछ लिखा गया हो। उस टाइम तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू थे। इस्लाम तो बना ही 560 में, उससे पहले तो यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं था इस्लाम। सबसे पहला मुसलमान जिसने इंडिया में कदम रखा वो कौन था? मैं कुछ बच्चों को क्लास से बाहर कर दूँ। इंडिया में जो पहला मुसलमान जिसने कदम रखा, क्या नाम था उसका? मैं पहले पढ़ा चुकी, मोहम्मद बिन कासिम। इंडिया में वो पहला मुसलमान जिसने कदम रखा 712 में। क्लियर? 712 में वो पहला मुसलमान जिसने इंडिया में कदम रखा, मोहम्मद बिन कासिम। जब ये इंडिया आया उसके बाद से यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि एक मेडवल टाइम स्टार्ट हुआ, गजनी के बाद गजनवी गौरी, उसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल अकबर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हिंदू रूल था। और यहाँ पे मैं बात करूँ वेदों और मनुस्मृतियों, उपनिषदों के अकॉर्डिंग शासन रूल चल रहा। उसमें था वेदों में कितने कम्युनिटीज बताई हैं इन्होंने? 4। ब्राह्मण, सेकेंड क्षत्रिय, क्षत्रिय के से होगा बेटा, के साइलेंट रहता है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, लास्ट थर्ड क्या था? शूद्र, शूद्र या दासी, जो भी कहो, ठीक ठीक। क्या लिखा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दास्युज या शूद्र, 2 नाम थे। क्लियर? 4 कम्युनिटीज थी इनकी। ब्राह्मण को क्या कहा गया था? कहाँ से निकलेंगे? ब्रह्मा जी के दास्युज, दास्युज या उन्हें कह सकते, शूद्र भी कह सकते, ब्रैकेट में शूद्र लिखा है। यहाँ पे मैं बात
कि ब्राह्मण कहाँ से निकले थे ब्रह्मा जी के? पेट से। ब्राह्मण, वैश्य, वैश्य पेट से, क्षत्रिय हाथ से और दासियों पैर से निकले थे। तो समझ लो पैर की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे इनमें से सबसे बेकार कंडीशन में कौन थे? दासियों थे। और इन्हीं के बराबर विमेंस की भी कंडीशन थी। अगर मैं कहूँ विमेंस की कंडीशन क्यों बहुत ज्यादा खराब थी? क्योंकि कहा जाता था बुक्स, किताबों को ये छू नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? अगर मैं ये किताबों को छुएंगी तो इन्हें अपने राइट्स पता चलेंगे, सही और गलत जो चीजें लिखी गई है वो पता चलेगी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आप जितने भी वेद उठाओ या पुराने जितने भी रिलीजियस बुक उठाओ, उसमें औरतों को थोड़ा कमजोर दिखाए। क्यों? बताओ क्यों दिखाया गया? क्योंकि उन किताबों को लिखने वाला एक आदमी था, सीधी सी बात। तो उसने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में हमें वीक दिखा दिया। एग्जैक्टली। लेकिन हमें पता है कि हम दोनों ही क्या है? इक्वल है। दिमाग हम दोनों का बराबर है, एकदम बराबर है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि औरतों का शायद थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो जॉब भी हैंडल करी, फैमिली भी हैंडल करी, सब कुछ हैंडल करती है। ठीक। और एक चीज और बहुत अच्छी है, तुम साइंस के स्टूडेंट तुम लोगों को पता होगा कि हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आदमियों को ही आता है, औरतों को नहीं आता। क्यों? जो कहते हैं ना इमोशनल वीक होती हैं लड़कियां। कोई वीक नहीं होती, इमोशनल वीक ये होते हैं, तभी इनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है। लड़कियां तो बर्दाश्त कर लेती हैं, उनको बचपन से इस तरह से ढाला जाता है, परवरिश की जाती है कि वो बेचारी सब हैंडल करती हुई चली जाती है। और लड़कों को क्या कहा जाता है? एग्जैक्टली। ये तो सबसे बुरा पॉइंट मुझे लगता है कि लड़के हो रोना नहीं है, तो क्या लड़कियों की तरह रोने बैठ गए, चूड़ी पहन के बैठ गए? भाई रोने का कॉपीराइट सिर्फ लड़कियों का नहीं है। रो हर वो इंसान सकता है जिसके अंदर फीलिंग्स हो, जिसको कुछ गलत लग रहा है या कुछ बुरा लग रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो वो रो सकता है। और कोई इंसान ऐसा हो जो कहता है कि भाई मैं तो कभी नहीं रोता, ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंसान, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, तो किसी का सगा नहीं है। तो ये जो टैगलाइन लगा दी जाती है, मैं लड़कों के लिए भी यहाँ पे गलत कह रही हूँ कि इनको भी सोशल जस्टिस नहीं मिलता। लड़कों के ऊपर भी जॉब का प्रेशर होता है, घर चलाना है। घर कौन चलाएगा? लड़का ही चलाएगा। ठीक। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ हो जाती है? लड़कों के साथ भी होती है बेटा। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसा डिजाइन करती है ना कि लड़की है तो लड़की का काम सिर्फ घर में खाना पकाना। क्योंकि एक लाइन तुमने सुनी होगी, अरे बन जाओ कलेक्टर चाहे डीएम, पकाने तो तुमको रोटी है। ये लाइन सुनी है? और मैं लाइन तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि मैं भी भाई उसी कैटेगरी में आती हूँ। कम बोलो लड़की हो, धीमे बोलो लड़की हो, ज्यादा जोर से मत हंसो लड़की हो, बाहर मत ज्यादा निकलो लड़की हो, किसी से जबान मत लड़ाओ। वो तो अलग लॉजिक है, लड़ाना तो जबान किसी को भी नहीं चाहिए, चाहे लड़का चाहे लड़की। लेकिन यहाँ पे सारा अटैक किसके ऊपर लगता है? लड़की के ऊपर। अब लड़कों पे बेचारों को क्या कहा जाता है? रो मत लड़के हो, ठीक है, तुम्ही को घर संभालना है क्योंकि तुम लड़के हो, बीवी का खर्चा तुम्ही को उठाना है क्योंकि तुम लड़के हो, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है क्योंकि तुम। तो ये जो प्रेशर बना दिया गया है ना दोनों के ऊपर, ये बिल्कुल क्या है? हो सकता है कोई लड़का बहुत अच्छा खाना बनाना चाहता है, उसे जॉब नहीं करनी, तो ये चीज उसके दिमाग में बचपन से डाल दी थी, नहीं नहीं नहीं, तुम ही क्या हो? लीडर हो घर की, तुम्हें सब कुछ हैंडल करना। इस प्रेशर में बेचारा अपने आप को, अपनी जो जैसे कह सकते हो उसकी जो हॉबीज है उससे कि ना, तुम्हारी फैमिली में देखा तुम्हारे भाई भाई होंगे, किसी को सकता है मैच खेलना पसंद हो, किसी को किसी, लेकिन वो उन चीज़ों को छोड़ के जॉब में लगे। क्यों? क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ही संभाल। अरे नहीं नहीं यार, लड़का घर में मौजूद है तो लड़की कैसे नौकरी करने जा सकती? नाक कट जाएगी, नाक बहुत कटती है हमारी साइड, कटती हो मैंने देखी नहीं कहीं। ये चीजें मैं बता रही हूँ। तो ये जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, यहाँ पे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो वो दोनों को बराबर रखा है। ये नहीं कहा कि अगर आप विमेन है तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी या मैंने तो आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। वहाँ पे क्या उन्होंने रखा है?
तुम्हें कभी ऐसा लगा कि नहीं ये काम लड़कियां नहीं कर सकती? टीचर लड़कियां भी हैं, डॉक्टर लड़कियां भी हैं, IAS IPS लड़कियां भी हैं, और मैं तो कहती हूँ लड़कों से बेटर है लड़कियां। मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर इसका दूं ना तो मुझे प्राइम मिनिस्टर में आता है कि जो इंदिरा गांधी करके चली गई, नरेंद्र मोदी 7 जन्म में नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ धमकी दे सकते हैं पाकिस्तान को। इंदिरा ने डिवाइड कर दिया था पाकिस्तान 1971, याद है ना ये ईयर 1971। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, क्या कहा था उन्होंने? पाकिस्तान के साथ सेकेंड वॉर हुई थी हमारी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान हम सारे टुकड़े कर देंगे, और उसने चुपचाप कर दिया टुकड़े, यानी बांग्लादेश बना दिया। ये जो बांग्लादेश था ना, ये 1971 से पहले क्या था? पाकिस्तान था। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, टुकड़े में बांट दिया, क्योंकि वो एक औरत थी, और औरत जब अपनी जिद पे आती है तो वो कुछ भी कर जाती है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बस स्पीचेस दे सकते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, लेकिन औरत जब अपने बदले पे आती है तो सोचो क्या क्या कर सकती है। आजकल सोशल मीडिया में कई सारे केस वायरल, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही, वो सही नहीं है, किसी की भी जान लेना गलत है, लेकिन पता है ये जो आजकल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आदमियों को बेचारा और औरतों को गलत दिखाया जा रहा है कि औरतें गलत। अगर मैं कहूँ कि 4 केस हुए और पूरा जिसे कह सकते हो जो वेब सोसाइटी वो पूरी हिल गई, औरतों के साथ लाखों केसेस हुए। बाइक के लिए न्यूज़पेपर तुम उठा के पढ़ लो, कहीं बाइक के लिए जलाया जा रहा है, कहीं फ्रिज के लिए जलाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ शादी, ऐसे रेप के केसेस है बहुत ज़्यादा, तुम देख सकते हो, किडनैपिंग के केसेस है। अगर मैं बात करूँ दहेज के लिए लड़कियों को जलाने के, सती कर दिया जाता था उस जमाने में लड़कियों को। तो ये जो केसेस है ये कितने ज़माने से चलते चले आ रहे हैं, लेकिन पता है हमारी सोसाइटी में सुनने की आदत थी, अरे दहेज की तो चली, किडनैपिंग तो हुई है, कम उम्र में शादी तो हुई है, हस्बैंड ने मारा ही तो है। तो ये एक आदत थी ना उनके कानों को सुनने की। अब तो पलट गई, किसने? वो औरत ने मार दिया, ये कैसे हो गया? है ना? ये जो चीज हमारे कानों को सुनने की आदत हो जाती है ना, हम उस पर रिएक्ट नहीं करते। जब कुछ अलग हमें सुनने को मिलता है तब हम उस पर क्या करते हैं? पति ने पत्नी को मारा, इज अ नॉर्मल, होता रहता है। अरे उसकी पत्नी मारती यार उसको, सब बहुत बड़ी बात है। गलत दोनों है, मैं यहाँ पे किसी एक को नहीं कह रही कि पत्नी मारे चाहे पति, किसी को भी आप हाथ में उठा सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी की मैं बात बता रही हूँ कि ये सुनते सुनते ना हम उस चीज़ में क्या हो चुके हैं, एकदम ढल गया, मेरे लिए नॉर्मल है। औरत कहीं, अगर मैं बात करूँ किसी लड़की को जहेज के लिए जलाया जा रहा है, अरे जलती रहती है। किसी लड़की ने किसी लड़के को काट के ड्रम में भर दिया, ओ माय गॉड, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा न्यूज़, गलत है, वो भी गलत है, दोनों गलत है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ एक को हाईलाइट करो, आप दोनों को करो। ड्रम का केस अगर गलत है तो किसी लड़की को दहेज के लिए जलाना भी उतना ही गलत है। लेकिन हमारी सोसाइटी क्या करती है, जहाँ पे कुछ औरत का मैटर आया उसको इतना तूल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको वहाँ पे कभी नहीं सोच सकते, नहीं औरत ये कर सकती, औरत कैसे, उसके लिए तो वो चीज़ है ही नहीं। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है हमारे यहाँ, ये सोसाइटी में हमारे, तो इन्हीं चीज़ों, ये चीज़ें पहले तो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे, पहले की मैं अगर आज मैं अगर 2025 में खड़े होकर ये बात कर रही हूँ तो 1925 और 1825 की क्या कंडीशन रही होगी सोचो। तुम अगर आज घर से बाहर निकलो, यहाँ पढ़ रही हो, आती हो, जाती हो, कोचिंग जाती हो, क्या तुम्हारी दादी नानी इतनी फ्रीडम थी उनके पास? नहीं थी। तो हमें ये फ्रीडम कैसे मिली है? आज हम खड़े होकर कह सकते हैं कि हम इक्वल हैं, हमारे राइट्स हैं, तो ये नोटेड है कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। समझ में आई ये बात? तो डेमोक्रेसी की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सबसे बुरी हाल थी दासियों और विमेन्स के इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला कौन? B.R. अम्बेडकर। क्या पूरा नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? वो खुद दासियों से। ठीक है, कल पढ़ेंगे डेमोक्रेसी।